अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी मेज़बान जरनाज गुल एक मुलाकात बीनत के साथ प्रोग्राम के साथ हाजिर है। और हमारी कोशिश होती है कि हर प्रोग्राम में आपसे एक नए मेहमान को मिलवाया जाए, एक ऐसी कामयाब शख्सियत को जिसकी कामयाबियों के लिए उसने जो एफर्ट्स की, उसने जो मेहनत की, उसको आपसे शेयर किया जाए और आपको बताया जाए किसी भी कामयाब शख्स के पीछे मेहनत की क्या अहमियत है, जद्दोजहद की क्या अहमियत है। तो हमारे साथ जो शख्सियत आज मौजूद है उनका तारुफ मैं करवाती चलूँ। JUIF के टिकट होल्डर हैं MNA के, और इसके साथ ही गुड ट्रांसपोर्ट कंपनी के, गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं नकीबुल्लाह काकड़ खां, जो हमारे साथ मौजूद हैं। बाकी की गुफ्तगू इनसे करते हैं, इनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम जी नकीब साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आपसे कैसा जा रहा है सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह खुश है। अच्छा, आप कह तो रहे हैं सब ठीक है, लेकिन क्या सब ठीक है? क्या सब ठीक हो जाएगा? क्या हम सब ठीक हैं? अगर इस पे बात की जाए। उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आगे ठीक होगा। फ़िलहाल जो गरीब तबकात के हालात ख़राब हैं, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा, आगे इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन क्या आप समझते नहीं कि उम्मीदें ही तकलीफ़ें देती हैं? हम जो उम्मीदें लगा लेते हैं वो पूरी नहीं होती, तो तकलीफ़ दे भी वही चीज़ होती है। अक्सर बाज़ औक़ात ऐसे होता है, जो जितने भी गरीब तबकात है, जो बाकी मिडिल क्लास है, उनकी उम्मीदें ज़्यादा ऊपर होती है, मगर हर नए आने साल के लिए वो चेंज चाहते हैं कि वो चेंज हो जाए, अल्लाह उनकी उम्मीद पूरी करे और आगे चेंज हो जाए, मुल्क का थोड़ा सा सहारा बने। मगर दिन ब दिन हालात ख़राब होते जा रहे हैं, तो इसलिए हर कोई परेशान है इस बारे में। चलें, सबसे पहले इन हालात और उम्मीदों के चक्कर से निकलते हैं, थोड़ा सा आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइएगा, आपने सियासत कब ज्वाइन की, क्यों ज्वाइन की, क्या सोच के, किससे इंस्पिरेशन? एक्चुअली मैं बचपन से ही मैट्रिक लासाल में की, तो उससे ही मैंने पॉलिटिकल शुरू किया था। तो उन दिनों से मेरा शौक़ था सियासत में। फिर मैंने बोसन रोड से, फिर वहाँ पे मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ PSF स्टूडेंट विंग का। फिर मैं BZU से मैंने मास्टर किया, तो वहाँ भी मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ PSF का स्टूडेंट विंग्स का। तो वहाँ से फिर मुझे शौक़ बढ़ा। फिर मैं गुड्स ट्रांसपोर्ट 2007 में फिर मैं जनरल सेक्रेटरी बना। तो यानी शुरू से आपने तालीम जानबूझ कर दानिस्ता ऐसी हासिल की कि सियासत में स्पोर्ट हो सके। जी, सियासत में साथ चलते रहे। अच्छा, सियासत में आइडलाइज किसे करते हैं? किसे देख के आपने सोचा कि सियासत में आना चाहिए? एक्चुअली मेरे आइडियल मौलाना फजल रहमान साहब हैं। उनकी तकारीर, उनका लहजा और उनकी सियासत मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मेरे आइडियल वही है, इसलिए मैं उनकी पार्टी में हूँ। अच्छा नकीब साहब, क्या समझते हैं एक सियासतदान को कैसा होना चाहिए? सियासत है क्या? सियासत की कैसे जाती है? सियासत करनी कैसे चाहिए? और अब की जो सियासतदान है उस कैसी सियासत कर रहे हैं? एक्चुअली सियासत एक इबादत है। अगर इबादत के तौर पे की जाए तो सियासत आले मकाम तक पहुँचाती है। एक्चुअली आजकल लोगों ने इसका कमाई का ज़रिया बनाया हुआ है, इसलिए हम सियासत बदनाम होती जा रही है। अगर हम ये इबादत समझ के करें, गरीबों की मदद करें, उनको हौसला अफजाई बने अपने इलाके में, अपने शहर में, तो अपनी पार्टी में उनकी हर तरह के तहफ़्फ़ुज़ात दें, उनकी हेल्प करें, तो ये एक इबादत है। अच्छा नकीब साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि सियासत एक इबादत है, अगर इसको इबादत समझ के किया जाए तो ये खिदमत खल्क़ की तरह हम इससे खिदमत से अंजाम दे सकते हैं अपनी आवाम के लिए, अपने मुल्क और कौम के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं अपने हर प्रोग्राम में यही बात करती हूँ जब मेरे साथ कोई MNA MP मौजूद होता है कि MNA MPs की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं और अवाम जो है उनको किस तरीके से लेती है। एक MNA MP को क्यों समझा जाता है कि इसने सिर्फ सड़कें बनवानी है, इसने नालियाँ बनवानी है, इसने ये काम करवाना है, वो क्यों ऐसा है? हमारे MNAs MPs या अपना काम सही तरीके से नहीं करते, या आवाम को आगाही शऊरी गलत दिया जाता है, मिसगाइड किया जाता है कि आइन साजी के हवाले से हमारे कोई इक़दाम नहीं है। बेसिकली हमारे जो इस्लामी मुल्क हैं, हमें सबसे पहले तो इस तरफ आना है कि हमें इस्लामी नज़रियात पे चलना चाहिए। एक इस्लामी मुल्क है, हमें यहाँ पे इस्लाम नाफिज करना चाहिए। पर हमारी आवाम का शऊर यही है कि आप आएँ तो सबसे पहले मेरा रोड बना दें, फिर आपको वोट दूंगा। आप मेरा खंभा लगा दें तो मैं आपको वोट दूंगा। वो इस तरफ जाना नहीं चाहती, जिस नज़रिए से हमारे कुरान में लिखा गया है, जो हम वसल्लम ने फरमाया कि इस तरफ आओ। बाहर मुल्क वालों का सिर्फ कलमा नसीब नहीं है, हमारे नसीब में कलमा है, तो वो कुरान की तालीमात पे चलते हैं,
उन्हीं तालीमात को लेकर आगे चलते हैं, वही इस्लामी निज़ाम उन्हें नाफिज किए हुआ है। हम बेसिकली मगरिबी बन चुके हैं, वो इस्लामी बन चुके हैं, बस हमारे पास सिर्फ कलमा रह गया, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। तो ये शऊर आगाही कैसे दी जाए अवाम को? शऊर- कौन देगा? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आवाम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आएँ, एक इस्लामी नफाज ज्वाइन करें और इस्लाम की खातिर जंग लड़ें, क्योंकि हमारे मुल्क और हमारे माशरे में हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म हो गई। इसके अलावा सूदी निज़ाम इतना चढ़ गया, 22% हो गया, तो इस सूदी निज़ाम को ख़त्म करे, इंशाल्लाह हमारा मुल्क आगे चलेगा। सूदी निज़ाम के अलावा इस्लामी जितने भी हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर उमर के दौर में, उसके बाद सहाबा के दौर में जो भी इस्लामी तालीमात आए हैं, जो भी कानून आए, वो हमें नाफिज़ करनी चाहिए, तब हमारा माशरा ठीक होगा इंशाल्लाह। अच्छा नकीब साहब, थोड़ी सी आपकी शख्सियत के बारे में बात करते हैं। बहुत ज़्यादा संजीदा है, क्या बचपन भी ऐसा ही था? इतना ही संजीदा? कम वो बिल्कुल? एक्चुअली हम बेसिकली जो बलूचिस्तान के रहने वाले हैं, काकड़ फैमिली में बिलोंग वहाँ करता हूँ। बच्चे शरारती नहीं करते हैं? जी, वहाँ पे एक्चुअली हम आए तो यहाँ पे एक हमें तहजीब और सकाफ़त हमारी ये है कि हम एक संजीदा रवैये के साथ रहें, हम लोगों की रिस्पेक्ट करें, लोग हमारी रिस्पेक्ट कर सकें, इस वजह से। लेकिन संजीदगी और एक तंज़ो मज़ा, मतलब तबीयत में शौक चंचलपन किसी पठान के नहीं होता। सारे ऐसे ही रूखे रूखे होते हैं, संजीदा 95% आप देखेंगे कि सारे संजीदा और वो उनके, मगर ऐसे 10% या 5% आप देखेंगे वो शौकशल और चंचल भी होते हैं, मगर 95% आपको इंशाल्लाह बलोच और पठानों में यही नज़र आएगा कि एक बावकार और बासलाहियत शख्स और तमीज़ और के दायरे में रह के बात करते हैं। क्या समझते हैं पठानों का बचपन या वो एनवायरनमेंट बाकी लोगों से किस तरीके से मुख्तलिफ होता है, या आप क्या समझते हैं आपको पठान कौम की ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, आप उस पर प्राउड भी फील करते हैं? एक्चुअली हम जब पैदा होते हैं ना, तो हमें किसी से डराया नहीं जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पंजाब में हम अक्सर देखते हैं ना कि यार आप बाहर ना निकलो, पठान आ जाएगा, ले जाएगा, तो शुरुआत से आपके दिलों में वो खौफ हमारे पठानों का डाला जाता है। तो हम जब यहाँ पे आते हैं, तो ये खौफ क्यों डाला जाता है? हर बुरा काम पठान से मंसूब कर दिया जाता है, डराया जबकि जाता है आपको। पठान जो मेरे देखने में आया है कि मैंने यही देखा है, पठान कभी भिखारी नहीं होता, पठान को हमेशा मेहनत करते ही देखा गया है। जी जी, तो क्यों फिर ये उनसे चीज़ें जोड़ दी जाती एक्चुअली हैं? कुछ इन्वायरमेंट्स ऐसे होते हैं कि जैसे अफ़गानिस्तान की जंग हुई थी, वो जंग के बाद हज़ारों कबाइल लोग अफ़गानिस्तान के यहाँ आए, उनके पास रोज़गार नहीं था, किसी ने छलियाँ बेचना शुरू कर दी, किसी ने टाल लगाया, किसी ने क्या लगाया, अपने बच्चों के पेट पालने के लिए उसने मुख्तलिफ काम किए। इस वजह से हमारे पठान लोग बदनाम हो गए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में जंग हो जाए, वहाँ के माइग्रेट होकर यहाँ आ जाएँ, तो इंडिया लोग आ जाएँ, तो यहाँ इंडिया वाले लोग जब अपने बच्चों की किफ़ायत के लिए कुछ आगे पीछे भागेंगे तो वो भी बदनाम ही करेंगे कि ये किस तरह भागें। तो वो लोग बेघर होकर यहाँ पाकिस्तान आए, तो उन्होंने मुख्तलिफ ज़राइयों में, मुख्तलिफ माशरे में घुसे, इसलिए थोड़े से हमारे उन पठानों की वजह से हम बदनाम हुए हैं, वरना हमारे बहुत पढ़े लिखे, बहुत संजीदा लोग हैं हमारे पास। अच्छा, पठानों में बाज़ कबाइल ऐसे हैं, मतलब अब तंजीम भी बन गई है, मतलब पठानों की तंजीम बन गई थी, उन्होंने पठानों को एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा करने के लिए वो तंजीम बनाई। आप क्या समझते हैं कि वाकई पठानों के हकूक़ सल्ब किए गए हैं? वाकई ही पठानों को हकूक़ नहीं मिलते, उनके साथ ज़्यादती होती है? एक्चुअली जब मैं ख़ुद एक पंजाब मायशरे से सारा ज़िंदगी मेरी यहीं पे हुई है। बेसिकली मैं जब बलूचिस्तान जाता हूँ तो उनकी एक तो कहत साली, फैक्ट्री ना होना, रोड्स ना होना, बिजली ना होना, पानी ना होना, ऐसी कोई वसाइल नहीं है जो बलूचिस्तान तक पहुँची हुई है। उनकी बेरूहनीमी बहुत ज़्यादा है। तो वो लोग ये चाहते हैं कि हमें कोई ऐसी वसाइल दी जाए, जैसे पंजाब वालों को मोटरवेज़ दिए हैं, रोड्स दिए हैं, फैक्ट्रियाँ दी हैं, पानी दिए हैं, और माशाल्लाह अच्छा माशरा है, पुलिस का निज़ाम अच्छा दिया, कानून दिया, दूसरे वकला हजरात अच्छे दिए, इनके जजेस अच्छे दिए। उधर कोई भी नहीं, ना कानून है, ना सिस्टम है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। तो वो चाहते हैं ये नफ़ा जैसे पंजाब में हुआ है उधर मुंतकिल हो जाए। तो ये सुतेलापन क्यों? क्या समझते हैं कि वहाँ पे ये फैसिलिटेशन, ये सहूलियात क्यों नहीं है, वहाँ पे तरक्याती काम क्यों नहीं हो रहे? एक्चुअली मैं तो अपनी ये जो सियासतदान है जो भी बनते हैं ना, हमारे वज़ीर और पंजाब के वज़ीर आज़म और वज़ीर आला, वज़ीर आज़म कोशिश करते हैं क्योंकि वो पंजाब से ही बनता है, उनकी सीटें ज़्यादा हैं पंजाब में, तो वो इसलिए ज़्यादा फोर्स पंजाब में लगाया जाता है क्योंकि वज़ीर आज़म बनते हैं, तो इनकी सीटें MNAs MPAs तादाद ज़्यादा है, तो इसलिए तो बलूचिस्तान की आई डोंट नो वाई दे आर टू बैकवर्ड 10 years old फ्राम पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान के मुआशरे से 10 साल पीछे बलूचिस्तान।
तो अल्लाह करे कोई ऐसा वज़ीर आला आ जाए जो ये रोड्स, मोटरवेज, बिजली, पानी सब का निज़ाम अच्छा कर दें ताकि वो ये नामहरूमी से ख़त्म हो जाए। अच्छा, जिस तरीके से आपने बात की, अब फजलुर रहमान साहब की बात की कि बलूचिस्तान में मेजॉरिटी उन्हीं की है, उन्हीं के MNAs MPAs हैं, तो मौलाना फजलुर रहमान ने वहाँ के लिए कोई इक़दाम क्यों नहीं किए, करने चाहिए थे, या उनको क्या रुकावट थी, क्या हर्डल्स थी, क्यों नहीं कर पाए, वहाँ की तरक्याती कामों में कोई पेशरफ्त क्यों नहीं हुई? एक्चुअली मौलाना फजल रहमान साहब ने हमारे इतने रोड्स थे जो इस वक्त कोयटा से आप चलें चमन की तरफ ये रोड्स बना दिए हैं, फिर वहाँ से आप कोयटा से निकलें फिर आप रोब डेरा इस्माइल खान तक ये मौलाना साहब ने बना दिए। फिर मौलाना साहब ने स्पेशल रिक्वेस्ट किए फोर्ट मुंडू के ये जो चाइना सी पैक जो 3-4 उन्होंने बनाए, ये भी मौलाना साहब की वजह से बने हैं। मौलाना साहब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर, जितनी भी MNAs MPAs अपने इलाके की सपोर्ट दे रहे हैं। बाकी जो बलोचों की बैक रोड एरिया है, बलोच लोग थोड़ा से पीछे हटे हुए हैं, उनकी CB रोड वगैरह नहीं बन रहे, बलूचिस्तान में और मजीद तरक्की नहीं। मौलाना साहब अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहे हैं, फुल जोर लगा। जैसे आपने अब देखा है डेरा इस्माइल खान से इस्लामाबाद मोटर भी मौलाना साहब ने बनवाया, नवाज शरीफ के थ्रू ही बनवाया, तो मौलाना साहब ने बनवाया। तो इस तरह काम मौलाना साहब ने नवाज शरीफ और जरदारी के इतने काम करवाए मौलाना साहब ने कि उनके 4-5 MNA थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह 20-22 MNA हो गए। उनके वोट बैंक बढ़ा है इन कामों से। लोग अक्सर कहते हैं कि मौलाना साहब क्यों मिल जाते हैं, मौलाना साहब इसलिए मिल जाते हैं कि सियासत में उसने ज़िंदगी में वज़ीर आज़म बनना नहीं, क्योंकि मगरबी क़ुव्वतें उनको नहीं लाएंगी। तो वो कोशिश करते हैं कम से कम मेरे मदारिस, मेरे वोट बैंक बचता रहे और मैं आगे तरक्की करूँ, मेरे बलूचिस्तान की इतनी भी अवाम है उनको तरक्की पजीर मिले। अच्छा, माशाल्लाह से जिस तरह से आप सियासत में भी आपकी कंट्रीब्यूशन है, आपका एक किरदार है, आप एज अ सियासतदान भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और एज अ ट्रांसपोर्टर भी, तो क्या समझते हैं एज अ सियासतदान और ट्रांसपोर्टर, इन दोनों को कैसे मैनेज करते हैं? दोनों अलग चीज़ें हैं। मैम एक्चुअली मैंने आपको पहली बात बताई थी कि सियासत एक इबादत है। अगर आप इबादत के तौर पे समझें, हेल्प करें, हेल्प आउट निकलें। दूसरा, ये जनरल सेक्रेटरी गुड्स ट्रांसपोर्ट का भी हूँ तो इसमें भी हेल्प ही है, इसमें भी थाने कचहरी, ये माल चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इसमें भी भागना पड़ता है। दोनों जगह सियासत है। हाँ जी, दोनों जगह सियासत है। और आप अच्छे तरह नेक नियति के साथ चलें, फेयर होकर चले तो इंशाल्लाह आपको कहीं भी हर्डल्स नहीं होते। और मेरा ईमान है कि जहाँ भी मैं गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट काम हुए हैं, गरीबों के काम हुए हैं, ड्राइवरों के काम हुए हैं, मेरा अपने हल्के अहबाब के काम हुए हैं, बगैर किसी को रिश्वत दिए बगैर काम हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जिस तरह से माशाल्लाह से आप पठान कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपने माइग्रेट कब किया, पाकिस्तान कब आए, या आबाओ अजदाद आ गए थे, आपकी पैदाइश यहीं की है? 1985-84 में मेरे वालिद साहब आए, उन्होंने यहाँ विहाड़ी चौक ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस खोला। फिर 1986 में हम पैदा हुए, तो 1990 में हम मुल्तान आ गए थे, विद फैमिली शिफ्ट हो गए थे। 1990 के बाद फिर हमने सारी एजुकेशन तालीमी सिलसिला आपका यही मुल्तान में ही सब कुछ कर लिया। थोड़ा तालीम के बारे में बताइएगा, अपनी तालीमी दौर के बारे में। मैंने एक्चुअली मास्टर किया BZU से एजुकेशन में, 2010 से 12 में मैक्स हुआ हूँ मास्टर। उसके बाद फिर अपने ट्रांसपोर्ट की फील्ड में आया हूँ, तब से मैं ट्रांसपोर्ट ही कर रहा हूँ। अच्छा, एजुकेशन, दौरान एजुकेशन जिस तरह मुख्तलिफ तंजीमें होती हैं स्टूडेंट्स की, आपने बताया उसके भी प्रेसिडेंट रहे हैं, ऊपर से आप पठान भी हैं। पठान वैसी लड़ाका कौम होती है, तो ये सोने पे सुहागा, नुकसान तो नहीं हुआ कोई? एक तो पठान, फिर प्रेसिडेंट, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है वो फिर आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, वो फिर किसी की सुनते नहीं हैं। तंजीम इसीलिए बनी हुई होती है कि उन्होंने अपने हुकूक के लिए, वो फिर बदमाश होते हैं। एक्चुअली मैम वो कहते हैं कि जिस मुंह में ज़बान हो ना, तो वो मुंह कभी नहीं टूटता या वो सर में कभी ज़रब नहीं लगती। तो अगर आपके पास इखलाक और मोहब्बत है तो तंजीम भी आपकी, पूरी यूनिवर्सिटी आपकी, बल्कि पूरा इलाका आपका। अगर आपके पास इखलाक और मोहब्बत है, आपने आवाम के साथ मिलजुल रखनी है, आपने प्यार से गाइड करना है। अगर वो लड़ पड़ते हैं तो उन दोनों को सुलह रहमी के सेंटर में आपने आ जाना है, तो सब आपसे मोहब्बत करने लग जाएंगे। आप स्टूडेंट्स को कैसे लेके चले, दोस्त अहबाब कैसे बनाते थे, क्या क्वालिटीज़ देखते थे अपना दोस्त बनाने के लिए, आपका क्राइटेरिया कैसा है? पठान ही है सारे या पंजाबी लोग भी शामिल हैं? मेरे 99% पंजाबी हैं सारे। अक्सर गुज्जर और डोगर और राणा साहब से ज़्यादा ताल्लुकात, इन 3 बरादरी से मेरे ज़्यादा यूनिवर्सिटी कॉलेज में ज़्यादा ताल्लुकात रहा है। वो ये है कि आप जिसकी हेल्प करो या इसके साथ चलो या किसी की खुशी गमी में सलूक हो तो आपके साथ चल पड़ता है। तो मैंने अक्सर देखा है जितनी आप हेल्प आउट करते हो, जिसके साथ चल पड़ते हो, तो आपके साथ होता है वो। अच्छा, आप देखते हैं कि आप एक अच्छे ट्रांसपोर्टर हैं, अच्छे सियासतदान हैं। मैं नहीं समझता कि मैं एक सियासतदान बन सकूं, क्योंकि यहाँ पे एक कल्चर है हमारे पंजाब में। यहाँ पे अगर चोर डाकू भी किसी लैंड क्रूज़र पे 4-5 पराडो पीछे हो तो आवाम उसको वोट देती है।
और एक अच्छा सियासतदान नेक हो तो वो साइकिल पे आए तो उसको कोई वोट नहीं दे। एक्चुअली यहाँ पे चलती है सिर्फ बदमाशी। बलूचिस्तान और KPK में हमने ये देखा है शराफत और उसकी मिसाल कायम होती है कि ये शरीफ बंदा है, ये नमाजी पर, इसको वोट दो। यहाँ पे सिर्फ ये चलता है इसके पास पैसा है, ये मेरे काम शायद कल आ जाए, ये जीतेगा। तो यहाँ आवाज़ होती है तो वहाँ भी ये चल पड़ते हैं पंजाब के लोग। अच्छा, क्या समझते हैं आप, एक ट्रांसपोर्टर भी हैं, जाहिर बात आपको यहाँ भी टाइम देना पड़ता है, आप सियासत में भी हैं, वहाँ भी टाइम देना पड़ता है। इन दोनों मतलब फील्ड ऐसी ही हैं कि बहुत ज़्यादा मसरूफियत रहती है, तो अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं, फैमिली के लिए टाइम निकाल पाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? दोस्त अब आप खफा तो होते होंगे फैमिली वाले। बस कोशिश करता हूँ कि वीकेंड में सबको मैनेज करूँ, दो दिन दे दूँ, एक दे दूँ, या दोस्तों को ऐसे टाइम दूँ। मैं खुद सुबह 6-7 बजे निकलता हूँ, रात को 12-1 बजे घर जाता हूँ। तो ट्रांसपोर्ट को मैनेज करता हूँ, अपनी बिज़नेस को, अपने 2 साल का बाप को भी, अपनी क्लोज़ फैमिली वालों को, सबको अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। भाई कितने हैं? वालिद साहब क्या करते थे, हयात हैं? एक्चुअली मेरी 2 मदर्स हैं, उनमें तो वी आर 11 ब्रदर एंड सिस्टर। कितने भाई कितने बहन? और 7 ब्रदर एंड 4 सिस्टर्स। आपका कौन सा नंबर है? मेरा दूसरा नंबर है, पहले मेरे सिस्टर है, दूसरे नंबर में ये सब भाइयों में तो तबीयत में बड़ी हुक्मरानी सी होगी क्योंकि भाइयों में सबसे बड़े हैं कि मेरी मानी जाए जो मैंने कह दिया बस वही हो। ऐसे ही हुक्मरान हूँ फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे लाडला कौन था वालिद साहब का? वालिद साहब एक्चुअली माँ बाप का लाडला हमेशा छोटे होते हैं। जी बिल्कुल, रहिएगा हमारे साथ। नकीबुल्लाह काकड़ साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, तो लेते हैं छोटी सी ब्रेक को, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये लो बेटा, बच्चों सरप्राइज। थैंक यू दादा जान। दर पे कभी मुझे बुलाओ जी, रूह को रोशनी से भर दो। वाइटल सोप और मलका मसाला उम्रा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज दादा जान, उम्रा मुबारक हो। मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स, नाम, पता और फोन नंबर के साथ PO बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानंदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम टीवी और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। गुफ्तगू का आगाज वहीं से करते हैं जहां से सिलसिला कट हुआ था। तो नकीबुल्लाह काकड़ खान हमारे साथ मौजूद हैं, बाकी इन्हीं से पूछते हैं, आगे चलते हैं, मजीद गुफ्तगू करते हैं, सियासत के बारे में भी करते हैं, इनसे ट्रांसपोर्ट के मसाइल के बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले सियासत के बारे में बात करते हैं। आप क्या समझते हैं, जो एक सियासतदान होता है उसको किस तरह की सियासत करनी चाहिए? आप किस तरीके की सियासत करते हैं? आपकी क्या खिदमात रह गई और आप क्या समझते हैं अपने हल्का बाप के लिए या अपनी क्राइटेरिया के लिए, अपने लोगों के लिए आपकी क्या ऐसी खिदमात रही हैं कि ऐसे MNA आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपको वोट सपोर्ट किया जाएगा? एक्चुअली मैडम, यहाँ पे पंजाब की जितनी भी इस पॉलिटिकल है, यहाँ पंजाब में लोग चाहते हैं कि हमारी खुशी गमी में शरीक हो। मेरे छोटे मोटे काम थाने कचहरी के निकाल दिया करो, मेरे साथ इधर चलो, मेरे साथ उधर चलो, मेरे साथ ये काम कर दो। तो ये छोटे मोटे काम की वजह से वो प्रेफर करते हैं। मेन काम एक्चुअली जब खुद MNA जो बंदा होता है उनके पास तो फंड भी होते हैं, उनके पास रिसोर्सेज भी होते हैं। जो MNA MP नहीं होता उनके पास बस यही होता है खुशी गमी में जाना, उनकी तकलीफ दूर करना, उनके साथ छोटे मोटे काम करवा देने, जैसे वापडा। एज ए MNA आप क्या समझते हैं अवाम को, आपकी अवलीन तरजीहात क्या होगी? एज ए MNA अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, इलेक्शन में जीत जाते हैं, विन कर जाते हैं, तो अपने क्राइटेरिया, अपने हल्का बाप को किस तरीके से रिलीफ देंगे? कौन से मसाइल हैं जिस पर फोकस करेंगे और समझते हैं कि सबसे पहले इनको हल होना चाहिए?
मैं सबसे पहले और सबसे बड़ा मेरी तरजीह यही होगी कि मैं सबसे पहले इस्लामी निज़ाम, तहफ़्फ़ुज़ निज़ाम पे कायम करूँ अपने हल्के अहबाब में, कि एक इस्लामी निज़ाम आए यहाँ पे हलाल और हराम की तमीज़ आ जाए, यहाँ पे सूद का निज़ाम ख़त्म हो जाए। सबसे पहले मेरी ख्वाहिश यही है कि यहाँ पे नौजवान नस्ल मस्जिदों की तरफ आ जाए, तो मेरी सबसे पहले यही कोशिश है। अच्छा, आप क्या समझते हैं मईशत का जो बहरान आ रहा है, मईशत में जो इस्तेकाम नहीं है, क्या सियासी इस्तेकाम का साथ मरहून मिन्नत है, मशरूत है कि ये दोनों आपस में मतलब जुड़े हुए हैं कि सियासी इस्तेकाम आएगा तो माशी इस्तेकाम आएगा? ज़्यादा ज़रूरी कौन सा है? एक्चुअली जब तक हमारे हुक्मरानों की अयाशी ख़त्म नहीं होगी, उनको जो प्रेफर दे रहे हैं और 19,000 गाड़ियाँ को फ्री फ्यूल दे रहे हैं, तकरीबन 2 अरब रुपये बन रहे हैं, और बिजली 5 अरब की बिजली फ्री दे रहे हैं, इस तरह की और भी चीज़ें दे रहे हैं फ्री। इनकी अयाशी ख़त्म की तो इंशाल्लाह हमारे काफ़ी बचत हो जाएगी और हमारे निज़ाम चल पड़ेगा इंशाल्लाह। तो सियासतदानों पे जो इल्ज़ामात हैं करप्शन के, वो इल्ज़ामात ही हैं कि वाकई करप्ट है? इसमें से 75% तो ओरिजिनल है, 50% में भी छोटे मोटे हो, मगर जो करप्ट करते हैं, करप्शन करते हैं, उनको कानून कटेरे में आना चाहिए, उनको लाना चाहिए। जो भी है हमारे हुक्मरानों को सेंटर में लाएँ कि आगे ये करप्शन ना हो, करप्शन से हम बच सकें, हमारा मुल्क सुधर जाए। क्या देखते हैं पाकिस्तान के हालात किस डगर पर जा रहे हैं? कंट्रोलेबल है, संभाला दिया जा सकता है अगर अच्छी पॉलिसीज़ बनाएं? अच्छी पॉलिसी बनाएं तो ना होने को क्या मुमकिन नहीं है। अगर हम संजीदा रहें, अपने मुल्क के साथ खड़े हो जाएं, तो विद इन फ्यू वीक्स, बल्कि फ्यू मंथ्स वी स्टैंड, हमारे मुल्क, हम अपने बॉर्डर को अच्छी तरह कंट्रोल करें। क्योंकि ख़ुद मैं एक ट्रांसपोर्टर हूँ, मुझे पता है क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रही है, किन किन रास्तों से जा रही है, कौन कौन इनमें मुलविस है, तो रोका जाए और टैक्स लगाया जाए तो इंशाल्लाह डीजल भी सस्ता, पेट्रोल भी सस्ता, हर चीज़ सस्ती, टैक्स भी हमारे पाकिस्तान को मिल सकता है, हम अयाशी कर सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं किया जा रहा? इतने एक्सपीरियंस लोग हैं, तजर्बाकार हमारे हुक्मरान हैं जो काफ़ी अर्सा से सियासत कर रहे हैं, लेकिन अब तक मईशत नहीं संभाल सके, महंगाई नहीं कंट्रोल कर सके, आवाम को कोई रिलीफ नहीं दे सके। एक्चुअली हमारे जो बॉर्डर पे जो निज़ाम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, ना हम टैक्स ले रहे हैं ना हम टैक्स दे रहे हैं। गाड़ियां हम ब्लैक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ब्लैक में आ रही हैं, ब्लैक में जा रही है। अगर हम पे टैक्स लगा के हम आने दें और टैक्स लगा के जाने दें, तो ब्लैक मार्केटिंग से हमारी मार्केट में पैसा भी आ जाएगा, हमारी हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। लेकिन टैक्सेस तो आवाम पर लगाए जा रहे हैं, आवाम टैक्सेस के बोझ तले दबती जा रही है, महंगाई के बोझ तले दबती जा रही है। फिर वो कौन से टैक्सेस हैं जो आवाम पर लगाए जा रहे हैं? एक्चुअली वो कौन सी महंगाई है जो आवाम को मतलब रोलती चली जा रही है, पामाल किए चली जा रही है? कानून है तो वो सिर्फ गरीब के लिए है। एक्चुअली हमारे 4-5 सूबे हैं, उसमें से सिर्फ पंजाब टैक्स दे रहे हैं। बिजली की मद में कर लें, सीवरेज की लाइन में कर लें, जो मद में सिर्फ पंजाब टैक्स दे कर, बाकी 4 सूबे में कोई टैक्स निज़ाम नहीं है, ना उनकी फ्यूल में, ना उनकी गाड़ियों में, ना उनके रोड्स में। सिर्फ पंजाब ही पे कर रहा है हर टैक्स, उनकी बिजली भी, आर्मी की हर चीज़ पंजाब ही कर रही है। मईशत कैसे स्ट्रॉन्ग होगी? मईशत बादला को किस तरीके से हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, किस तरीके से ज़्यादा कर सकते हैं? हम 4 और क्यों नहीं हो रहा? 4 कानून लाएं। एक तो हम अपने बॉर्डर बिल्कुल टैक्स कर दें, टैक्स की वजह से आए, टैक्स की गाड़ियाँ पास हो, टैक्स लगा के आने दें, टैक्स लगा के जाने दें। एक तो ये अयाशी ख़त्म की जाए, हुक्मरानों की मुकम्मल अयाशी ख़त्म। जैसे गरीब बंदा खा पी रहा है तो वो भी खाए, अगर गरीब बंदा मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाता है तो वो भी डलवाए। और इसके अलावा अगर हम लोग हलाल और हराम की तमीज़ में आ जाए, सूद का काम ख़त्म कर दें, ये 3। और चौथा मेन चीज़ ये है कि अवाम रिश्वत देना बंद कर दे, हराम खोरी देना बंद कर देंगे तो इंशाल्लाह हम ऊपर जा सकते हैं। आप क्या समझते हैं आज आप जिस मकाम पर फाइज हैं, आज आपकी जो वर्थ है, जो रिस्पेक्ट है, जो रेपो है, इसके क्या पैरामीटर्स हैं, इसके पीछे क्या पस मंज़र है, इसके लिए क्या एफर्ट्स किए हैं आपने, कामयाबी के लिए क्या चीज़ मशरूत है? मुझे तो यहाँ तक जो गरीबों की दुआ लेके आई, अजीज़ों और गरीबों की जिनके मैं काम आया हूँ, उनकी दुआएं मुझे यहाँ तक ले आई। हालांकि इतनी रिसोर्स, इतनी ताकत तो मेरे अंदर नहीं है। दोस्तों की, हल्के अहबाब की, गरीबों की दुआओं के नतीजा है आज जो जिस सीटों में बैठा हूँ। और अल्लाह मज़ीद मुझे इस्ताकामत दे, ताकत दे कि मैं और भी गरीबों की वसाइल पूरे किस्म के काम आ सकूँ। अच्छा, ट्रांसपोर्ट के शोबे से भी आवाज़ बसता है, ट्रांसपोर्ट के हवाले से बताइएगा कि ट्रांसपोर्टर एक एज ए ट्रांसपोर्टर क्या मसाइल हैं, क्या हर्डल्स हैं?
महंगाई ने ट्रांसपोर्ट पर किस तरीके से असरात मुरतब किए हैं? हमारे पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक वाहिद शुबा है ट्रांसपोर्ट का, जो अमानत उठाता है और अमानत अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। उनमें से वो डाकुओं का भी सामना करता है, उनमें वो बारिश और उसका भी सामना करता है, उनमें वो टूल प्लाज़ा, पुलिस, गैर कानूनी चोरों डकैतों का भी मुकाबला करके अपनी अमानत को पहुंचाता है। तो यही हमारा एक इबादत का शोबा भी है, इसको इबादत का शोबा भी हम कह सकते हैं, क्योंकि अमानत उठाएं और अमानत तक पहुंचा देते हैं। तो इस बेचारों को हर तरफ से हर्डल्स हैं, टैक्सेस की तरफ से भी, रिन्यू की तरफ से भी, पुलिस भी तंग करती है, हाईवेज़ वाले भी तंग करते हैं, मोटरवेज़ वाले भी तंग करते हैं, ये जो बॉर्डर की चेक पोस्ट है वो बहुत तंग करते हैं। तो मुख्तलिफ शोबों से तंग हो के तकरीबन विदिन, हालांकि 2 दिन का सफ़र ये 3-4 दिन में पहुँचते हैं, सिर्फ इन नजायज़ हर्डल्स को हटाने के। हालांकि जायज़ माल लेके आते हैं, वो यहाँ से बिस्किट पापड़ ले गए, उनको यहाँ से भी तंग किया जाता है, क्या लेके जा रहे हो, कहाँ लेके आ रहे हो। और बलोचों और पठानों को ज़्यादातर ये जो पंजाब वाले पुलिस तंग करते हैं, पता नहीं क्यों, उनसे पैसा लेते हैं जैसे इनके पास डॉलर ज़्यादा है। अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो ट्रांसपोर्टर के लिए, ड्राइवर्स के लिए ऐसी कौन सी लाएमल पॉलिसीज इख्तियार करेंगे कि ये जो सारी हर्डल्स हैं, ये जो सारी मुश्किलात हैं, इनसे निजात मिल सके? ऐसा क्या इकदाम हो सकते हैं? मैम इनके जो ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं, जो नजायज़ चालान होते हैं, जिनके डकैतियों की जो FIR नहीं करती, नजायज़ डकैत इनके माल लूट लेते हैं, तो सबसे पहले मैं इनके टैक्सेस, इनके टूल प्लाजे, इनके नजायज़ हाईवेज़ और मोटरवेज़ के चालान और इनकी FIR सबसे पहले मेन काम ये रहेगी। यही तरजीह है कि मैं सबसे पहले ये करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, इलेक्शन के बारे में क्या कहते हैं आप? इलेक्शन होंगे, कब होंगे या नहीं होंगे? मैम इलेक्शन इस दफ़ा होंगे इंशाल्लाह। 2000 जिस तरह हवा, जिस तरह बनी हुई फ़ज़ा बनी हुई है, तो 14 अगस्त से पहले इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएंगी असम्बलियाँ, और 3 से 4 महीने के अंदर इलेक्शन भी हो जाएंगे। तो इलेक्शन से अब तक क्यों भागा जा रहा था? इलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहे थे? जिस मईशत में जो नून लीग और PDM ने हाथ रखा था, उस वक्त दलदल में फंसी हुई थी। इन्होंने बड़ी कामयाबी से मेहनत करके उसको ऊपर ले आए हैं। अब वो आने के बाद स्टेबल हो गई, अब वो इलेक्शन करवाएंगे इंशाल्लाह। स्टेबल तो हो गई है, अब क्या समझते हैं नून लीग और ये PDM जमातों का जो इत्तेहाद था, क्या आगे भी वैसे रहेगा? इसका क्या फ्यूचर देखते हैं? क्या कमज़ोर हो चुका है या और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है? क्या कहते हैं? एक्चुअली स्ट्रॉन्गनेस आई है। पहले जिस तरह पीपल और नून लीग आपस में, PP और नून लीग इकट्ठी नहीं हो सकती थी, बाकी जमातें, इस दफ़ा मौलाना साहब ने सबको इकट्ठा किया, इत्तिहाद में ले आए, तो स्ट्रॉन्ग तो हो गई है। तो उसमें से अब मज़ीद भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस इलेक्शन में 4-5 पार्टी का इल्हाक हो जाए, 1-2 पार्टी साइड पे हो जाए। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से क्या कहते हैं इलेक्शन? इस वक्त तो ये तो अकाबरीन ही बता सकते हैं मेन, मगर मुझे नहीं लगता कि सीट एडजस्टमेंट होगी, क्योंकि हर पार्टी स्ट्रॉन्ग है। हर कोई कहेगा कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरे MNA स्ट्रॉन्ग है, हर किसी ने काम करवाया। अच्छा, अपने हल्के के लिए आपको जब खिदमत करने का मौका मिले एज ए MNA, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, आप क्या समझते हैं आपके हल्के के लोगों के सबसे ज़्यादा पहला मसला कौन सा है जिसको आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे? मैं सबसे पहले थाना कल्चर, कचहरी और ये हॉस्पिटल निज़ाम ख़त्म करूँगा। थाने कल्चर में जो हराम क्या समझते हैं कि यहाँ पे क्या हर्डल्स हैं, क्या मसाइल हैं, और उसको किस तरीके से आप कंट्रोल करेंगे? एक्चुअली यहाँ पे महरूमी ज़्यादा है, 2 नंबर FIRs होती हैं, किसी का हक मारा जाता है, कोई भी 15 कोई पुलिस बुला सकती है। इस्लामी नफाज नहीं, जब तक इस्लामी नफाज नहीं आएंगे तब तक ये ऐसे चलता रहेगा। हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म हो गई, जब ये तमीज़ आ जाएगी, लोगों में बेदार हो जाएगा, तो इंशाल्लाह माशरा ठीक हो जाएगा। तो आप क्या समझते हैं अब तक इस्लामी कानून का नफाज क्यों नहीं हो सका? एक्चुअली हमारी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ना, हम लोग थोड़े से दीन से हटके हुए हैं। हमें बचपन से नहीं सिखाया जाता कि हमने क्या करना है। मैंने 2-3 दफ़े ऐसे पूछा है बच्चों से कि आप बच्चे, आप बड़े होकर क्या बनोगे? तो उसने बच्चे ने कहा है कि मैं, जैसे हीरो का नाम सलमान खान, वो कहता है शाहरुख खान बनना है, मैंने क्या बनना है। किसी 100 में से 1-2 बच्चों ने ये कहा कि मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बनूंगी या हज़रत माँ फातिमा बनूंगी, या इस तरह की हमारी इस्लामी शऊर नहीं है। हम जब बच्चों को शऊर देंगे, हलाल और हराम की मतलब तमीज़, पेरेंट्स की अपनी तरबियत में कमी है कि हम ही उनको हमें ही नहीं तरबियत सिखाया नहीं गया। दे पा। अब हमें चाहिए कि हम नीचे वाली नस्लों को आए बताएं कि हज़रत उमर ने ये किया, उस्मान ने ये किया। लेकिन तालीमी निज़ाम, आखिर सिलेबस में तो ये पढ़ाया जाता है ना, तो उस तालीमी निज़ाम में भी तो ये सब नहीं बताया जा रहा। तालीमी निज़ाम से भी तो बच्चे को शऊर नहीं आ रहा, उसके बारे में क्या कहेंगे? हम एक्चुअली फोकस अपने इस्लामी निज़ाम पे नहीं दे रहे। हमने बाहर की मगरबी कल्चर को देख के फोकस दिया हुआ है, हम अपने इस्लामी इस पर फोकस नहीं दे रहे। जब हम यहाँ पे फोकस देंगे तो इंशाल्लाह हमारा माशरा सबसे बेहतर होगा।
आप अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को, अपने हल्का अहबाब को, अपने हल्के के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे इलेक्शन के हवाले से, सियासत के हवाले से, ड्राइवर हजरात को, ट्रांसपोर्ट के हवाले से, छोटा सा मैसेज? मेरा तो खून जलता है। मैं तो यही सबसे पहले कहूँगा सूदी निज़ाम ख़त्म हो जाए। सबसे पहले जो मेरी ख्वाहिश है, सूदी निज़ाम के बाद इस्लामी नफाज, इस्लामी तालीमात हो यहाँ पे, और ये हमारे जितने भी नौजवान तबका है सहाबा की नज़रों हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चले, तो इंशाल्लाह हमारा रास्ता बहुत आसान है और हम इंशाल्लाह मुसलमान हैं, हमें सब कुछ आता है। हमें सिर्फ एक लैंड पट्टी पे चलने की देर है और हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे और इंशाल्लाह हमारी आखिरत भी संवरेगी, हमारी दुनिया भी संवरेगी इंशाल्लाह। दोनों जमाने में कामयाबी इंशाल्लाह। आपके मैसेज के बाद आपके सूदी निज़ाम से मुझे एक बात और याद आ गई। अगर आप कहते हैं सूदी निज़ाम से हमारी जान छूट जाए, तो इसका मतलब है IMF के कर्जों से हमारी जान छूट जाए। तो क्या समझते हैं, IMF से जान छुड़वाना पॉसिबल है? क्या IMF के बगैर हम स्टैंड हो सकते हैं? मैम हो सकते हैं, विद इन ईयर्स कर लो या विद इन मंथ्स कर लो। अगर हम अपने बॉर्डर पर टैक्स लगाना शुरू कर दें, विद इन मंथ्स आपका 2 करोड़ लीटर रोज़ाना आ रहा है ईरान से डीजल और पेट्रोल, जो ओनली 20 रुपीज़ लीटर है, 20 रुपीज़ ओनली। इसको 220 करने वाला कौन है? 200 पर लीटर टैक्स कौन लगा रहा है? जो हमारे पास भेज रहा है। यहाँ से जो हमारे आटा जा रहा है, चीनी जा रही है, खादे जा रही है, कौन लेके जा रहा है? वहाँ से क्या चीज़ें आ रही, इतनी ब्लैक में सिगरेट, छालिया वगैरह आ रहा है, टैक्स के बगैर आ रहा है। अगर हम वो रिन्यू इकट्ठा कर लें, उन पर टैक्स 100 रुपये भी लगाएं, तो हम विद इन 2-3 मंथ्स क्यों नहीं कंट्रोल कर रही है इन चीज़ों को? ये तो हुकूमत से बंदा पूछे ना कि आप क्यों कंट्रोल नहीं कर रहे हैं? आपके बॉर्डरों पे किसको आपने लगाया हुआ जो बगैर टैक्स के लोगों को जाने दे रहे हैं, लोगों को आने दे रहे हैं? ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, गवर्नमेंट से हम पूछें। बिल्कुल, नकीबुल्लाह काकड़ खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनके बारे में हमने जाना कि सियासत में इनका क्या किरदार रहा, सियासत में कैरियर का आगाज़ इन्होंने कब किया, एज अ ट्रांसपोर्टर क्या मसाइल हैं, ड्राइवर हजरात जो हैं उनको क्या मुश्किलात दरपेश हैं। देखते रहिए वीनस न्यूज़। मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नई शख्सियत के साथ। तो अपनी मेज़बान जरनाज गुल को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।